Friends, once again you're most welcome in my YouTube channel। बच्चों, आज कक्षा 11 के छात्रों के लिए मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हूँ। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस, सदिश वेक्टर एनालिसिस, सदिश विश्लेषण। बच्चों, इससे पूर्व भी मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो जो वेक्टर एनालिसिस है उसमें हम पढ़ेंगे अदिश राशियां एवं सदिश राशि। ये हो जाएगा आपका स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अदिश राशियां एवं सदिश राशियां। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अदिश राशियां। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां कहलाती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है। वे कहलाते हैं अदिश राशियां। सपोज मैं कहता हूं कि किसी वस्तु का जो भार है, किसी वस्तु का जो भार है वो 40 किलो है, तो वो क्या हो रहा है, उससे हमें स्पष्ट हो जा रहा है कि उस भौतिक राशि के बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो जा रही है। माना हम कहते हैं कि जो है किसी मतलब जिसमें जो है जैसे द्रव्यमान हो गया, ठीक है, दूरी होगी। हम कहते हैं यहाँ से दिल्ली की दूरी जो है 500 किलोमीटर है, कर्णव्याग से दिल्ली की दूरी कितनी होगी? 500 किलोमीटर। तो हमारा जो है जो सेंटेंस है वो स्पष्ट हो गया। तो बच्चों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल किसकी आवश्यकता होती है? परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। तो इस प्रकार की भौतिक राशियों को कहेंगे हम अदिश राशियां। ठीक है, तो उसमें जो है हमारे पास आ गया द्रव्यमान, इसका उदाहरण हो गया जैसे द्रव्यमान, ठीक है, दूरी, ठीक है। इस तरीके से ये जो है हमारे पास चाल, ठीक है, ये क्या होगी? अदिश राशियां होगी। अब जो सदिश राशियां हैं, उन सदिश राशियों को हम समझने के लिए, सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, वे कहलाते हैं सदिश राशियां। और जिसमें हमें परिमाण भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। माना किसी कोई अमुक व्यक्ति है, वो पूछ रहा है कि हमें उसको रेलवे स्टेशन के बारे में बताना है, और हमने उसको बताया कि रेलवे स्टेशन जो है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। तो वो ये क्या है, ये जो जानकारी है उसके लिए क्या है? अधूरी है, वो रेलवे स्टेशन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो उसको हमने जब बताएंगे कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में रेलवे स्टेशन है, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है। या माना सपोज हम किसी बच्चे को कोई डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, किसी माना हम कहते हैं कि यहाँ से हॉस्पिटल जो है 20 मिनट का रास्ता है, और ये वो है लगभग, उसकी डिस्टेंस होगी लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होगी या 1.5 किलोमीटर के आसपास होगी। तो क्या बच्चा वहां पहुंच पाएगा? नहीं। जब तक हम उसको दिशा का ज्ञान नहीं कराएंगे, किस दिशा में उसको जाना है, किस दिशा में उसका जो है लक्ष्य है, तब तक वो वहां नहीं पहुंच सकता है। तो बोलने का मतलब वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होगी? दिशा की भी आवश्यकता होगी और परिमाण की भी आवश्यकता होगी, वे कहलाते हैं सदिश राशियां। अब है इनमें अंतर, क्या डिफरेंस है? ठीक है, वेक्टर एंड स्केलर, भौतिक राशि। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन के हिसाब से इनमें डिफरेंस करेंगे। अदिश राशियां वही राशियां कहलाती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता क्या होती है? केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशियां कहलाती हैं। और सदिश राशियां वही भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, पहला तो हमारा ये क्लियर हो गया, पहला डिफरेंस। दूसरा जो है, हम कह सकते हैं कि सदिश राशियों को गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना,
जो अदिश राशियां हैं, जो सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों को हम जो है इनको जोड़ने घटाने के लिए एक अलग से जो गणित का प्रयोग हम करते हैं, बीज गणितीय, अलग से जो बीज गणितीय गणित है, बीज गणितीय वेक्टर विधि के द्वारा इनको क्या किया जाता है, जोड़ा और घटाया जाता है। इनको सिंपल जो हम गणितीय जो संक्रियाएं उनके द्वारा इनको नहीं जोड़ा घटाया जाता है। ठीक है, इनको ये है एक नई बीज गणितीय विधि के द्वारा इनको क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। अदिश राशियां क्या होती हैं, जो अदिश राशियां होती हैं वे अदिश राशियां को हम, अदिश राशियों को हम सामान्य जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं हमारी, जोड़ घटाना गुणा भाग, उनके द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, भाग दे सकते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। अगला है हमारा जो तीसरा है, जो अदिश राशियां हैं, अदिश राशियों को हम जो है क्या लिखते हैं, इंग्लिश मतलब जो है ये जो इंग्लिश के स्मॉल लेटर से हम इसको जो है लिख सकते हैं अदिश राशियों। ठीक है, अदिश राशियां जो है हम इंग्लिश के स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं। ठीक है, और जो सदिश राशियां हैं, सदिश राशियों को हम क्या करेंगे, जो सदिश राशियां हैं या तो हम इनको जो है गहरे रंग से, मतलब जो है इंग्लिश अक्षरों में जो गहरा कलर होगा उसके द्वारा जो है हम इनको व्यक्त कर सकते हैं, या तीर के एरो लगा करके, माना कोई ए है, इसको वेक्टर को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि है या तो हम उसको गहरा कलर दे करके दिखाएंगे, व्यक्त करेंगे, या जो है हम उसको जो है उसके ऊपर जो है एरो का निशान लगा करके हम इनको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। जबकि स्केलर राशियां जो होती हैं उनको सिंपल लिखा जाता है, जैसे हम लिखते हैं। ठीक है, अगला जो है कि दो सदिश राशियों का जो योग अथवा घटाना होगा वो क्या होगा, दो सदिश राशियों का योग तथा जो सब्ट्रैक्शन होगा वो उनको जोड़ने के पश्चात क्या प्राप्त हो जाएगी, हमें सदिश राशि प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कि दो या दो से अधिक सदिश राशियों को हम जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सदिश राशि ही प्राप्त होगी। उसी प्रकार से कि दो अदिश राशियों का जो जोड़ है अथवा घटाना है वो भी क्या होगा, एक अदिश राशि होती है। हमें प्राप्त क्या होगा, अदिश राशि होगी। ये भी डिफरेंस हो गया। अगला डिफरेंस हम कह सकते हैं कि दो जो अदिश राशियां हैं, दो जो अदिश राशियां हैं, किसी अदिश राशि को दो या दो से अधिक अवयवों में वियोजित नहीं किया जा सकता है। कोई भी अदिश राशि है उस अदिश राशि को दो या दो से अधिक अवयवों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जबकि सदिश राशियों में किसी भी सदिश राशि को दो या दो से अधिक अवयवों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो अगला जो डिफरेंस है, जो सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां जैसे सदिश राशियों का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा वेग होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, विस्थापन होगा, बल होगा। ठीक है, ये क्या है, सदिश राशियां हैं। तो और अदिश राशियां क्या होगी, द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, ठीक है, कार्य हो गया, ये क्या है, अदिश राशियां हैं। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, मैंने कहा सदिश राशियां किससे कहते हैं, सदिश राशियां किससे कहेंगे, अदिश राशियां किससे कहेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर क्वांटिटीज एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं कि सदिश राशियों में आप पहला अंतर लिखेंगे, सदिश राशियों की डेफिनेशन। सदिश राशियां वही राशियां कहलाएंगी जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा तथा परिमाण की आवश्यकता होती है। ठीक है, डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। और अदिश राशियों में केवल किसकी आवश्यकता होगी, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होगी। ठीक है, माना हमने बताना, मैं कह रहा हूं किसी वस्तु का भार 40 किलो कहा तो ये क्या है गया, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। उसके समझ में हम किसी को समझाना चाह रहे हैं कोई वस्तु है, इसका भार इतना है, तो ये क्या व्यक्त कर रहा है, माना मैं अपना वजन बता रहा हूँ, मेरा वजन 70 किलो है, तो जो है इस तथ्य से क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहलाती है अदिश राशियां। उसके प्रकार जो है अदिश राशियों को क्या कर सकते हैं, अदिश राशियों को जो सामान्य गणितीय संक्रियाएं हैं उनके द्वारा जोड़ा घटाया जा सकता है। जबकि सदिश राशियों को जो गणितीय संक्रियाएं हैं उनके अलावा एक विधि होती है, गणित से न घटाया जाता है। मतलब जो सदिश राशियां होती हैं, सदिश राशियों को जोड़ने और घटाने के लिए एक अलग से विधि होती है, उसको वेक्टर विधि भी कहा जाता है, या बीज गणितीय विधि से हम इसको जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, सदिश राशियों को क्या कर सकते हैं, सदिश राशियों को हम जो हमारे अल्फाबेटिकल जो वर्ड होते हैं उनको गहरे रूप में हम लिख सकते हैं, या
उनके ऊपर एरो चला करके इनका कर सकते हैं। इनको हम लिखते हैं जैसा अल्फाबेट में हम लिखते हैं अदिश राशियों को सदिश राशि, दो या अधिक सदिश राशि प्राप्त कर से अदिश राशि जोड़ करके तथा हम प्राप्त कर सकते हैं। इस राशि को या दो से अधिक किया जा सकता है, दो में नहीं किया जा सकता। इसी सदिश राशि को हम क्या कर सकते हैं, या दो से में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। और अदिश राशि का जो स्केलर जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी डिफरेंस मैंने आपको बता दिया 4, और वो हो जाएगा आपका बल हो गया, विस्थापन हो गया, वेग हो गया। ये हमारे सदिश राशियों के उदाहरण हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम जो है हम चलाते हैं जो सदिश राशियों में है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन स्थिति वेक्टर, सदिश और एंड विस्थापन सदिश। पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर की जो डेफिनेशन है, सबसे पहले हम इसको स्थिति वेक्टर समझाएंगे। स्थिति वेक्टर क्या होता है? स्थिति वेक्टर होता है जब किसी दिए हुए निर्देश बिंदु के सापेक्ष हम किसी दूसरे वस्तु को क्या कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। स्थिति वेक्टर, स्थिति सदिश वह सदिश कहलाता है जिसमें दिए गए निर्देश बिंदु के सापेक्ष, माना हमारे पास कोई बिंदु है O, इस बिंदु के सापेक्ष हम किसी वस्तु को किसी दूसरे बिंदु को व्यक्त कर रहे हैं। माना सपोज हम P को व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, R से, OP। ये क्या है? किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष जब हम किसी दूसरे बिंदु को क्या करते हैं, के सापेक्ष उसको दिखाते हैं, ठीक है, उसको व्यक्त करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा आपका? तो ये हमारा OP ये क्या हो गया, एक सदिश हो गया जो क्या है, किसके बराबर है, R के बराबर है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, हमारा स्थिति वेक्टर हो गया। समझ रहे होंगे कि जब किसी बिंदु के सापेक्ष, किसी निर्देश बिंदु के दिए हुए निर्देश बिंदु के सापेक्ष हम दूसरे बिंदु को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, वो क्या कहलाएगा, स्थिति वेक्टर कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन जो सदिश है, विस्थापन सदिश में हम समझाएंगे कि जब कोई गतिशील वस्तु, बेटा हम हमेशा जो है कार्तीय तल में दिखाते हैं कि कार्तीय तल में ये एक्स अक्ष हो गया और ये क्या हो गया, वाई अक्ष। तो किसी भी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए या किसी बिंदु को किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। और निर्देश तंत्र मैंने कहा था कि तीन जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, तीन जो अक्षों का वो समुच्चय है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। तो अभी हम दो अक्षों की बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो मैंने कहा कि कोई गतिशील वस्तु बिंदु O से P पर गया, ठीक है, और उसका जो है मूल बिंदु से जो स्थिति है, मतलब एक बिंदु के सापेक्ष दूसरे बिंदु की जो स्थिति है वो है R1। ठीक है, कोई गतिशील बिंदु की जो स्थिति है वो है OP। ठीक है, T समय में, गतिशील बिंदु T समय में जो है P बिंदु पर है, और T2 समय पश्चात, T2 समय पश्चात वो बिंदु कहाँ पर है, Q पर है। ठीक है, ये हो गया आपका R2। इसकी जो स्थिति है O से Q तक जो पोजीशन वेक्टर है ये R2 हो गया, और O से P क्या हो गया, R1 है। अब हम इसको जो है इसका जब विस्थापन दिखाएंगे, P से Q का जो विस्थापन दिखाएंगे तो वो इस तरीके से दिखाएंगे। देखिए, सदिश राशि ये जो पुच्छ है उसको हम P पे रखेंगे और शीर्ष कहाँ रखेंगे, Q पे। तो ये है आपका ये OP, ये PQ हो गया। हम इसको क्या करते हैं, सदिश को इस तरीके से दिखा देते हैं एरो के रूप में, या हमारा इसके बीच जो डिस्टेंस है, विस्थापन है, उसको T को हमने इस तरीके से दिखा दिया। विस्थापन क्योंकि क्या है, सदिश राशि। तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जो एक निश्चित समय अंतराल में चला गया जो विस्थापन होगा, ठीक है, वही हमारा क्या कहलाता है, वेक्टर कहलाता है। या विस्थापन जो सदिश हो गया वो हमारा, हम इस तरीके से उसको दिखाएंगे। ठीक है, डेल्टा T बराबर हो जाएगा T1 माइनस T2 माइनस T1। ठीक है, ये डेल्टा T हो गया, विस्थापन हो गया R2 माइनस R1।
बराबर डेल्टा आर ए, R2 माइनस आर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इनको दिखाएंगे बच्चों। इसके अलावा भी हमारे पास सम इम्पोर्टेंट्स जो परिभाषाएं होती हैं वेक्टर से संबंधित, वे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो है वो होता है एकांक सदिश। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होगा? यूनिट वेक्टर हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यूनिट वेक्टर वह सदिश जिसका परिमाण क्या होगा? एक होगा। जिसका परिमाण क्या होगा? एक होगा, वो कहलाएगा एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर वह वेक्टर है जिसका परिमाण क्या होगा? एक होगा। तो हम उसको जो है किसी वस्तु को के वेक्टर को, माना हमने ए वेक्टर को दिखाना है, तो ए वेक्टर को जो एकांक वेक्टर है, उस एकांक वेक्टर को हम किस तरीके से दिखाते हैं? स्मॉल लेटर, जो अल्फाबेट का जो स्मॉल लेटर होते हैं, उसमें जो है उस पे कैप लगा करके, या कोई भी हमारे पास जो अल्फाबेट है उसमें जो है उन पर जैसे ए पे लिखा तो इस पे क्या है? कैप चढ़ा करके इस तरीके से इनको लिखते हैं। तो इसका मान क्या होता है? यूनिट वेक्टर को हम हमेशा किससे दिखाते हैं? एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एन बराबर किसी वस्तु की किसी सदिश राशि को हमने यदि परिमाण बताना है, ए सदिश राशि को, तो ये क्या हो जाएगा? ए जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर एकांक वेक्टर को यदि हम दिखा रहे हैं एन से, तो एन बराबर किसके होगा? ए वेक्टर बट ए का जो परिमाण है वो है ए। ठीक है, तो हम इसको ए वेक्टर को इस तरीके से लिखेंगे एन ए। ये ए वेक्टर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ए वेक्टर को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? एन ए के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम कैसे लिख सकते हैं इसको? जो हमारे पास आ जाएगा ये हम जो है इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया बच्चों एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर वो है जिसका परिमाण क्या होता है? एक होता है। ठीक है, उसको हम जो है किसी भी जो अल्फाबेट में कैप चढ़ा करके इसको व्यक्त करते हैं। जैसे इस पे कैप चढ़ा दिया, इस पे कैप चढ़ा दिया, तो जो एकांक वेक्टर हम उसको एन से डिनोट करते हैं, तो एन बराबर हो जाएगा, एकांक वेक्टर हो जाएगा आपका ए अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है बच्चों, अब उसी प्रकार से हमारे पास जो है दूसरा है एकांक सदिश हो गया। दूसरा हमारे पास है बच्चों, दूसरा जो सदिश है समान सदिश। समान सदिश मतलब वह वेक्टर राशि जो क्या होती है? एक दूसरे के समान होते हैं। वे वेक्टर राशियां जो क्या होती हैं? एक दूसरे के समान होती हैं, वे कहलाती हैं समान सदिश। माना OA और OB। ठीक है, तो ये जो है इसको हम जो है इस तरीके से दिखाएंगे, OA और OB। ठीक है, तो ये जो सदिश है वो इसको बोलेंगे OA सदिश और ये है OB सदिश। जब समान सदिश मतलब वे सदिश जो एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं, वे कहलाते हैं समान सदिश। ठीक है बच्चों, समान सदिश जो इक्वल वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर जो होते हैं, इक्वल वेक्टर उनको कहेंगे कि वह सदिश जिनकी दिशाएं और परिमाण क्या होते हैं? समान होते हैं। जिनकी दिशाएं मतलब जैसे एक सदिश ये है, इसको हम नाम दे देते हैं ओ ए। दूसरी सदिश हमारे पास है ओ बी। ठीक है, ओ डैश बी। और तीसरी सदिश है हमारे पास ओ ट्रिपल डबल डैश सी। तो इसमें जो है माना सपोज एक्स है, ये वाई है, ये सदिश एक्स सदिश है, ये वाई सदिश है, जेड सदिश है। समझ में आ रहा है कि मैंने कहा कि जो समान सदिश है, समान सदिश वे सदिश कहलाते हैं जिनमें दिशाएं तथा परिमाण क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब दिशाएं, इसकी भी दिशा इधर को है, इसकी भी दिशा इधर को भी, इसकी भी दिशा इधर है, और परिमाण मतलब ये OA बराबर OB बराबर
ओ ए इज इक्वल टू ओ डबल डैश बी इज इक्वल टू ओ डबल डैश सी। ठीक है, ये तीनों सदिश क्या है, समान है, मतलब एक्स सदिश इज इक्वल टू वाई सदिश इज इक्वल टू जेड सदिश। ये तीनों सदिश समान होंगे तो इस प्रकार के सदिश को हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। ठीक है, अगला है आपका विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, विपरीत वेक्टर, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश मतलब वह सदिश जिसमें दिशाएं क्या होती हैं, परिमाण तो समान होते हैं लेकिन दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं, वे कहलाएंगे विपरीत सदिश। विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर्स वह वेक्टर कहलाते हैं जिसमें दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, लेकिन परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे सपोज ओ ए है, ठीक है, एक्स सदिश है। दूसरा जो है हमारे पास इसका जो है सदिश को हम किससे दिखाते हैं, तीर के माप से दिखाते हैं। ये पूंछ जो है, ये पुच्छ हो गया, इसको कहते हैं एरो, ये शीर्ष हो गया। ठीक है, अब इसका शीर्ष ठीक इसके उल्टे है। ठीक है, तो ये माना सपोज वाई हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा सपोज ये है। ठीक है, तो ये हो गया जेड। ठीक है, ओ डैश ओ डबल डैश क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और इसको हम लिख रहे हैं सी। तो बच्चों मैंने कहा कि वह सदिश जिसमें जो है दिशाएं क्या होती हैं, विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत, लेकिन परिमाण क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे ओ ए इज इक्वल टू माइनस ओ डैश, मतलब एक्स सदिश किसके है, माइनस वाई के। या हम कहेंगे y जो सदिश है तो किसके है, माइनस जेड के है। ठीक है, या हम इसको कहेंगे, ये तो समान सदिश हो गए, ये x बराबर x सदिश बराबर y। तो बोलेगा तो यहाँ पे जो है वह सदिश जिसमें दिशाएं क्या है, विपरीत हैं, परिमाण क्या है, समान होते हैं, वे क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं, अपोजिट वेक्टर्स कहलाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। अगला जो है बच्चों हमारे पास है, अगला है ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल का मतलब लंबकोणीय वेक्टर। लंबकोणीय वेक्टर वे वेक्टर कहलाते हैं जिसमें हम इनको कार्तीय